So yesterday what we have discussed? We have discussed about the biological reason. Okay, biological reason means what? हमने समझने की कोशिश की थी कि एक बैक्टीरिया जो है how it becomes resistance towards a particular antibiotic. For example, we have discussed when I talk about gram-negative bacteria, because of the presence of outer covering that is made of LPS, lipopolysaccharide, it restricts the movement of antibiotic inside the bacterial cell. अगर एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, then genetic material cannot be destroyed. This is one of the factor. Natural one. This is what? Natural and organic one. Second, most prominent and the dominant क्या था आपका? Development of antibiotic resistant जीन. बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या होगा? जो बैक्टीरिया के अंदर में जो प्लाज्मिड सेक्शन जो होते हैं वहां पे जीन जो इट विल म्यूटेट, इट विल चेंज, इट विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. एंड वो जीन क्या करेगा? इट विल ट्राई टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. It will undergo the process of transcription, translation, and it will form protein. Protein in this particular case is what? It's an enzyme. अब वो एंजाइम क्या करेगा? जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, it will make those antibiotic ineffective. And रेयर में कुछ केसेस में क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ एफ्लक्स पंप. सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंसीडर कीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 बैक्टीरिया आपके क्या हो चुके हैं? रेजिस्टेंट हो चुके हैं. ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. नाउ ये स्प्रेड कैसे करेंगे? हाउ इट इज गोइंग टू स्प्रेड? सो कंसीडर कीजिए फॉर एग्जांपल एक स्किन इन्फेक्शन है. ठीक है ना, वहां पे 8 से 10 बैक्टीरिया जो है दे हैव डेवलप द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. लेकिन उस पर अगर हम इलाज नहीं करते, इफ इट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड, वो क्या होगा? अगेन इट विल रीसरफेस, अगेन वो इन्फेक्शन आपको देखना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो किस तरीके से स्प्रेड करेंगे? देयर आर टू मोड्स फॉर इट. वन इज द वर्टिकल जीन ट्रांसफर एंड अदर इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. Spread of antibiotic resistance. Okay, now we have two modes for it. One is vertical gene transfer. Vertical gene transfer, and other is your horizontal gene transfer. ठीक है. वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है? Now consider this is a particular bacteria. These are the core genetic material. Apart from that, this is the plasmid section. This is your plasmid section. And here we are having this one is what? Antibiotic resistant gene. Okay. What is the method? बैक्टीरिया जो है किस प्रकार से रिप्लिकेट करता है? बैक्टीरिया किस प्रकार से रिप्लिकेशन करता है? रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द मेथड? इट्स ए बाइनरी फिजन. ठीक है ना, बाइनरी फिजन. जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, विद इन 24 आवर्स एक बैक्टीरिया जो है इट विल डेवलप इनटू हाउ मच? मोर देन 80 लाख इंडिविजुअल्स. ठीक है ना. अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इट विल रिप्रोड्यूस एंड रिप्लिकेट. इट विल अंडरगो व्हाट? इट विल रिप्रोड्यूस, it will replicate, and what we call it, this method is called binary fission. And now lots of bacteria are being generated. बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे. सभी में कोर जेनेटिक मटेरियल होगा और साथ साथ में क्या होगा? प्लाज्मिड सेक्शन. दिस इज व्हाट? प्लाज्मिड. ओके. यहां प्लाज्मिड में क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. ठीक है ना. ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इस सभी बैक्टीरिया में आ जाएगा, सभी बैक्टीरिया में आ जाएगा. ओके. क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है इट रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली. फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया जो होता है उसके जेनेटिक मटेरियल जो इट विल गेट डिवाइडेड into 2 bacteria, 2 into 4 bacteria. This is the method of binary fission. तो कोर जेनेटिक मटेरियल. लेकिन जो प्लाज्मिड जो होता है ना उसका रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन डिफरेंट चलता है, एकदम इंडिपेंडेंटली चलता है. तो जो बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मिड सेक्शन जो था वही सेम प्लाज्मिड इट विल बी रिप्लिकेटेड एवरीवेयर. इसलिए आपने देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सभी बैक्टीरिया में आ गया. तो यहां से जो है व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज प्लाज्मिड रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली. Plasmid
replicates independently. Clear? This is the vertical gene transfer. Vertical gene transfer means what? Gene will get transferred from the parents to the offspring. ठीक है ना? Vertical gene transfer means gene will get transferred from parents to offspring. ओके, ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना? एंड दिस इज कॉल्ड योर वर्टिकल जीन ट्रांसफर. वर्टिकल जीन ट्रांसफर. नाउ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another bacteria, ठीक है ना? वर्टिकल जीन ट्रांसफर में देखा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जीन विल गेट ट्रांसफर. लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की अगर हम बात करेंगे तो सपोज ये दो बैक्टीरिया है, जीन विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैक्टीरिया टू दैट बैक्टीरिया, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? ओके, नाउ एनवायरमेंट इज कंप्लीटेड फॉर एवरीवन. एनवायरमेंट कंप्लीट हो चुका है लगभग कुछ बच्चों का. व्हाट इज एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन? एक सिंपल सा क्वेश्चन है. एडाप्टेशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ना. एडाप्टेशन किसे कहते हैं? जो सर्वाइवल के लिए जो जरूरी होता है उसे एडाप्टेशन कहते हैं. और इवोल्यूशन किसे कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, ठीक है? लेकिन है क्या एडाप्टेशन? व्हाट इज एडाप्टेशन? ढाल लेना. वेरी गुड, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्विट्जरलैंड सेटल होना है, एकदम फिक्स है, यूरोपियन कंट्रीज में सेटल होना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वहां जाने के बाद क्या करूंगा? इंग्लिश सीखेंगे. मतलब जो लोग इंग्लिश नहीं सीखते उनका कोई गुजारा नहीं है. ये कौन सी बड़ी बात है? दिल्ली में चांदनी चौक में चले जाओ, 1000 में आप भर के लेके आ जाइएगा. भाई अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विट्जरलैंड सेटल होना है, परमानेंटली सेटल होना है, तो मैं वहां जाऊंगा, ठीक है ना? अगर कोई हमारे साथ में कोई लड़की जॉब करे, उसको पसंद करूंगा, उससे शादी करूंगा, वो रेशियल जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा. और मेरे बच्चे जो होंगे वो मोर लेस उनके अंदर भी थोड़ा सा 30% 40% फीचर्स अपने मदर का आ जाएगा. तो उसको जो है रेशियली लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. उनके बच्चे है कि नहीं? उनके बच्चे फिक्स, मतलब हम परमानेंट रेसिडेंट हो गए स्विट्जरलैंड के, है ना? अब थोड़ा सा हम लोग एडाप्टेशन को समझते हैं. एडाप्टेशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है ना? कंसीडर कीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना? वो बैक्टीरिया जो है, दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इट इज रिसाइडिंग इन माइक्रो क्लाइमेटिक जोन 1. किसमें रह रहा है वो? माइक्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में, ठीक है ना? नाउ दोस बैक्टीरिया इट हैज शिफ्टेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर. आपके सर्ट पे ही बैठा था, आप चले गए कनाडा, आपके साथ भी वो बैक्टीरिया चला गया, ठीक है ना? सो नाउ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम माइक्रो क्लाइमेटिक जोन 1 टू माइक्रो क्लाइमेटिक जोन 2. वो बैक्टीरिया कहाँ का था? वो तमिलनाडु केरला का था. उसको आदत है 30 डिग्री टेम्परेचर की. वो कहाँ चला गया? कनाडा. वहां टेम्परेचर कितना रहता है? -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब उस बैक्टीरिया के पास क्या है? एज पर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर फिट है तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएगा. तो पहले इवोल्यूशन का पहले उसको उस इकोसिस्टम में क्या करना पड़ेगा? अडाप्ट करना पड़ेगा. कैसे अडाप्ट करेगा? कैसे अडाप्ट करेगा? कैसे चेंजेस करेंगे? तो यहाँ पे हियर कम इनटू पिक्चर द प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. समझते हैं. फॉर एग्जांपल वो बैक्टीरिया गया, नया इकोसिस्टम में गया, वो आसपास में देखेगा, यस ये बैक्टीरिया है, आप नहीं, वो बैक्टीरिया है, ठीक है ना? सो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास वो जाएगा, दोस्ती करने की कोशिश करेगा. दोस्ती हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको जल्दी से जल्दी उस इकोसिस्टम में सरवाइव करना है, नहीं तो ठंडा के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब उसके पास दो प्रोसेस है. पहला प्रोसेस ये है कि आसपास में बैक्टीरिया को देखेगा, हाय करेगा, दोस्ती करने की कोशिश करेगा. दोस्ती हो गया तो उस बैक्टीरिया के साथ वो अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइलस लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने डिस्कस किया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और वहां से एक जीन जो है ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर में, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर में. अब वो जीन जो होगा, उस जीन के कारण वो कोल्ड एनवायरनमेंट पे क्या कर सकेगा? सर्वाइव कर सकेगा. तो यहाँ क्या है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. भैया जब वो बचेगा तब ना वो रिप्रोड्यूस एंड रिप्लिकेट करेगा, तब ना वो बच्चे उसके सर्वाइव करे. पहले तो उसका बचना जरूरी है. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन. इसे क्या कहते हैं?
एडाप्टेशन, उस इकोसिस्टम में सर्वाइव होने के लिए उसने क्या किया, अडॉप्ट किया। अडॉप्ट कैसे किया, आसपास के जीन को उसने एब्जॉर्ब किया। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज वो इकोसिस्टम में गया, इकोसिस्टम में जाने के बाद उसने देखा कि आसपास में कुछ उसके पास जीन्स पड़े हुए हैं, जीन्स। इसी तरीके से दे आर बीइंग शेडेड बाय द डेड बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया मर जाता है तो सम ऑफ द जीन्स दे आर बीइंग शेडेड इनटू द एनवायरनमेंट। वो जाएगा उस बैक्टीरिया, उस जीन को अपने अंदर ले लेगा। उसे पता है कि ये जीन किसका है, ये जीन वहां के खुद के लोकल बैक्टीरिया का है। उसके अंदर वो जीन ले लेगा और वो पर्टिकुलर वो जीन क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, जिससे कारण से वो आपका सर्वाइव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर है। क्या यहाँ वर्टिकल जीन ट्रांसफर है? वर्टिकल जीन ट्रांसफर मतलब जीन विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पर्टिकुलर बैक्टीरिया टू अदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना, इट इज नॉट द वर्टिकल जीन ट्रांसफर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जो पहला मेथड जो है दैट इज योर कंजुगेशन। सेकेंड इज योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज योर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ये तीन मेथड है। तो पहला है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाइलस, दिस इज द कोर जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज व्हाट, प्लाज्मिड सेक्शन। एंड यहां पे इसी के आसपास में है अनदर बैक्टीरिया, दिस इज अनदर बैक्टीरिया। Okay, this is another bacteria, this is plasmid section, this is the genetic material, this is hair like structure. So ये दोनों बैक्टीरिया जो है they will conjugate, they will attach themselves with the help of pilus। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो hair like structure जो है ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ जीन हो सकता है, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड हो सकता है, या फिर इवन द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो मेन जेनेटिक मटेरियल जो है उसके कुछ पोर्शन जो टूट चुके हैं वो भी क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखिए यहां पे क्या हो सकता है, प्लीज यहां समझेंगे, जो टू बैक्टीरियाज दे हैव अटैच्ड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ पाइलस लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जीन कैन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट प्लाज्मिड कैन टेक प्लेस, एंड इवन द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन टेक प्लेस। ठीक है ना, एग्जामिनेशन में आपको शायद क्या पता आपने जीन पढ़ा लेकिन स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दे दे, इसलिए मैं तीनों पॉइंट्स लिखवा दिया। ठीक है, लिखिए कंजुगेशन में, लिखिए, नोट कीजिए। डीएनए इज ट्रांसफर्ड, डीएनए इज ट्रांसफर्ड, डीएनए मतलब यहां पे ट्रांसफर ऑफ जीन भी इन्वॉल्व होगा, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड भी हो सकता है, या ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली, डीएनए इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली between two living bacteria, between two living bacteria, between two living bacteria through pilus, PILUS। ठीक है, और यहाँ डीएनए का मतलब क्या है, we have explained। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, कंसीडर कीजिए कि ये एक पॉन्ड है, दिस इज व्हाट, ये पॉन्ड है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज ए पर्टिकुलर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक बैक्टीरिया को अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने आप को अटैच करेगा दूसरे बैक्टीरिया में, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ रेस्पेक्टिव जीन विल टेक प्लेस, और एल्स व्हाट, इट विल स्टार्ट सर्चिंग इन द इकोसिस्टम की कोई आसपास में कोई जीन है, डोमिनेंट जीन है, उस डोमिनेंट जीन को अपने अंदर वो क्या कर लेगा,
एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। जो यहाँ पे हमने केस स्टडी देखा, सपोज पॉन्ड की बात करते हैं, तो पॉन्ड के अंदर में जो है बहुत सारे जीन्स होते हैं दैट आर बीइंग शेडेड बाय द डेड एंड डिग्रेडेड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो मरने वाला होता है, सम ऑफ द जीन्स इट विल बी शेडेड इनटू द इकोसिस्टम। द कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया इट इज गोइंग टू absorb it. Here in this particular case also it can be the gene, it can be plasmid, or it can be small fragments of DNA. ठीक है, is it? तो लिखें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। A competent bacteria can absorb or take can absorb or take a competent bacteria can absorb or take freely available gene comma plasmid and small fragments of the DNA that are being shedded by the dead and degraded bacteria, that are being shedded by the dead and degraded bacteria. इसी चल रहा है, लाइन आ गया क्या? अच्छा जनरेटर, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, द कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं तो तीन तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला क्या? जो एडवर्स कंडीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा जो एडवर्स कंडीशन में एंटर कर जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। तीसरे लोग क्या होते हैं? जो फाइट करते हैं। और चौथे लोग क्या होते हैं? जो फाइट करके जीतते हैं। तो हम इस फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बाकी तीन का तो ठीक है ना? सो यहाँ पे क्या है? A competent bacteria in an adverse climatic condition, it will take up the freely available gene, plasmid, small fragments of the DNA. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज को समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज मेटाजेनोमिक्स। मेटाजेनोमिक्स क्या है? एनवायरमेंट में आप लोगों ने स्टडी किया होगा या एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में। मेटाजेनोमिक्स क्या होता है? मेटाजेनोमिक्स समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक टास्क दिया जाता है, यू हैव टू कैलकुलेट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पॉन्ड। बायोडाइवर्सिटी का मतलब पॉन्ड के अंदर में कितने डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन्स हैं, जो भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पॉन्ड के अंदर में डिफरेंट, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कीजिएगा? कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? व्हाट इज द प्रोसेस? हम क्या करेंगे? पॉन्ड से सिर्फ विल टेक सम सैंपल वाटर, कुछ एक सैंपल वाटर लेंगे। उस सैंपल वाटर में क्या रहेंगे? एनवायरमेंटल डीएनए क्या? तो फॉर एग्जांपल फिश की बात करेंगे, जो फिश जो होता है इट मस्ट हैव रिलीज सर्टेन स्केल्स, एक्सक्रीटा, यूरिन, हेयर्स, व्हाटएवर इट इज, जो डीएनए दैट इज बीइंग शेडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फ्रीली अवेलेबल इनटू द इकोसिस्टम, दैट इज फ्रीली अवेलेबल इनटू द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डीएनए। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बाल गिर गया तो बाल से भी जो है निकाला जा सकता है कि आप कौन है, ठीक है ना? उसको क्या कहा जाएगा? हियर इज ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है ना? एनवायरमेंटल डीएनए का मतलब सिंपल सा होता है कि वो डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी नहीं रहेगा, रेदर दैट पर्टिकुलर डीएनए इट विल बी फ्रीली अवेलेबल इनटू द इकोसिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल डीएनए। सो मुझे पॉन्ड का अगर बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? आई विल टेक अप द सैंपल ऑफ वाटर। उस वाटर के अंदर में क्या होगा? डिफरेंट एनवायरमेंटल डीएनए होंगे, मैं उसका एनालाइज कर लूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डीएनए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनोमिक्स, ठीक है? अभी आपने जो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन का, वहां आप लोगों ने क्या लिखा है कि इन कंजुगेशन जो होता है एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट अ कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया इट कैन टेक अप द फ्रीली अवेलेबल जीन, प्लाज्मिड एंड small fragments of the DNA. Now instead of writing genes,
प्लाज्मिड्स एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, कैन आई राइट एनवायरमेंटल डीएनए? लिख सकते हैं ना, तो वहां पे एनवायरमेंटल डीएनए लिख लीजिए, ठीक है ना। जो हम लोगों ने जीन की बात की थी, जो प्लाज्मिड की बात किया था, और जो हम लोगों ने स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए की बात की है, दैट आर नथिंग बट दैट आर योर एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है ना। इज इट ओके? सभी को समझ में आ रहा है? देखिए, जब सभी को समझ में आ रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं, इसके तो दो तात्पर्य हैं, या तो सभी को सब समझ में आ रहा है, या तो डाउट है और आप पूछना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, थर्ड इज योर ट्रांसडक्शन। थर्ड इज योर ट्रांसडक्शन। Suppose this is a particular bacteria, this is the core genetic material, this is what? Plasmid. This is what? Virus. Now virus की अगर हम बात करेंगे तो virus can infect a bacteria. इस वायरस को क्या कहते हैं हम लोग? Bacteriophage. Is it okay? The virus that infects bacteria, उसे क्या कहते हैं हम लोग? Bacteriophage. So in this case, this particular virus, it will be called bacteriophage. Now suppose consider this particular virus, it has infected this bacteria, bacteria 1. This is your what? Bacteria 1. उसके बाद जो ये वायरस बाहर निकला, बट ये वायरस जो है, इट इज कैरिंग सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरिया, सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल, it is carrying this genetic material, okay, this virus. Now this virus will again infect the other bacteria. This is what? Other bacteria. तो ये जीन क्या होगा? It will get integrated. It will get integrated. इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन में क्या होता है? Bacteriophage, it will take up some of the genes from the infected virus and it will transfer it to the other virus. ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसडक्शन कहते हैं. तो राइट इट डाउन, ठीक है ना। तो ट्रांसडक्शन में लिखिए, in transduction bacteriophage is responsible for gene transfer. Bacteriophage is responsible for gene transfer. Bacteriophage is responsible for gene transfer. ठीक है ना। Now write it down. Significance of horizontal gene transfer. Significance of horizontal gene transfer. पहला सिग्निफिकेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन. आप लोगों ने देखा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस spreads rapidly. Antimicrobial resistance spreads rapidly, not because of vertical gene transfer, not because of vertical gene transfer. Antimicrobial resistance, AMR, in short AMR, antimicrobial resistance spreads rapidly, not due to vertical gene transfer, not due to vertical gene transfer, but because of हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर से जो होगा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफी तेजी से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट गंगा जल, है ना, गंगा जल की बात करते हैं, गंगा के पानी की बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहीं अगर रांची की पानी की बात करें या दिल्ली की पानी के एमसीडी जो वाटर जो होता है, ठीक है ना, उस एमसीडी वाटर को अगर आप लीजिएगा और लेने के बाद 20 दिन 30 दिन आप घर में रखते हैं, उसके बाद आपके घर में कोई मेहमान आएगा, उसके ऊपर छिड़काव कीजिएगा तो क्या होगा? वो पानी खराब हो चुका है. लेकिन वही अगर हम गंगा जल की बात करते हैं, वो आप सालों भर रखिए, 1 साल के बाद भी रखिए, कोई गेस्ट आता है उसके ऊपर, है ना, वो खुश हो जाता है कि चलो मेरे पाप धुल गए, ठीक है नहीं? इज इट?
तो ऐसा क्या है गंगा जल में कि गंगा जल जो है वो आपका खराब नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियोफेज। देखिए ध्यान से दो, पानी का जो पानी की अगर हम खराब की बात करेंगे ना, पानी जो खराब होता है इट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल, इट्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब कंसीडर कीजिए कि यहाँ अगर हम बात करेंगे गंगा जल की बात करते हैं, गंगा वाटर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है? डिफरेंट बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? दीज आर द वायरस दैट विल इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अब गंगा, अब आप मान के चलिए कि गंगा जल घर में लेके आए, तो वायरस क्या होता है? सबसे पहला चीज, वायरस इज एन एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतना सभी को पता होगा कि वायरस जो है एक एंटिटी है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सपोज इफ इट इज प्रेजेंट इनटू द एनवायरमेंट, अभी एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होगा? वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर, व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन? थ्रू ब्लड इट विल एंटर इनसाइड आवर सेल, एंड इनसाइड द सेल आल्सो इट विल एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस में क्या करेगा? इट इज गोइंग टू हाइजेक द डीएनए मशीनरी, और उसके बाद इट विल स्टार्ट रिप्लिकेटिंग। बहुत तेजी से वो रिप्लिकेट करना शुरू करेगा, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? द सेल विल ब्रस्ट, सेल डैमेज हो जाता है। यही वायरस करता है, ठीक है। नाउ इसी केस को आप गंगा जल में कंसीडर कीजिए। तो गंगा जल है, सपोज कंसीडर दिस इज द यो गंगा वाटर। यहाँ पे लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर। सो अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका पानी को खराब करने के लिए, ठीक है ना। उसके कारण से जो ऑर्डर्स वगैरह जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे क्या बैक्टीरियोफेज है। नाउ दिस बैक्टीरियोफेज वो क्या है? बैक्टीरिया, वायरस की बात करेंगे तो वायरस आपका कब, बहुत सालों के सालों तक वो आपका जो है एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर सकता है, तो पानी के अंदर में है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया डेवलप होगा, उसको क्या मिल गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया। वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करेगा। क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। कहाँ इन्फेक्ट करेगा? जो कोर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद वो क्या करना शुरू करेगा? रिप्लिकेट करेगा, काफी तेजी से रिप्लिकेट करके रिप्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरिया ब्लास्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन फिर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जिंदा हो चुके हैं। उनको कोई लिविंग सेल मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो वो नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू फिर वो पानी में सर्कुलेट करते चलेंगे। इसीलिए गंगा का जो पानी है कभी खराब नहीं होता। जैसे ही पानी के अंदर बैक्टीरिया जनरेट होता है, तो डाटा इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय वायरस। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जहां से उसका उद्गम हुआ है, जो रूट जो फॉलो करते हैं, वहां पे क्या बहुत सारी जड़ी बूटियां, केमिकल्स, रॉक, फॉस्फेट, सारी चीजें मिलता है। तो वो एक अदर फैक्टर है जिसको क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो गंगा वाटर इज नेवर डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। लिख लीजिए, गंगा वाटर और गंगा जल, गंगा वाटर इज नॉट डिग्रेडेड, is not degraded because of the presence of bacteriophage, because of the presence of bacteriophage। in bracket लिख लीजिएगा bacteriophage में, virus that infects bacteria। Okay, now write it down, anthropogenic factor। So first is what? Consumption in poultry and cattle industries. Approximately 75% of antibiotics is used in this sector, ठीक है ना। Second is what? Consumption in humans। Third is social factor means what? It includes self medications। मतलब हमें कुछ भी होगा विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, इवन वी आर नॉट गोइंग टू कंसल्ट द फार्मासिस्ट, वी डायरेक्टली टेक द मेडिसिन, ठीक है ना। उससे क्या होगा? गलत एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक्सेस टू एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हेन टू यूज एंटीबायोटिक, कब हमें एंटीबायोटिक यूज करना हुआ हमें आइडिया नहीं है। ओके, नाउ विल स्टडी वन ऑफ द केस स्टडी, consumption in poultry and cattle industries। जैसे फॉर एग्जाम्पल we have discussed about superbug। what is superbug? A particular bacteria that has developed resistance towards multiple antibiotic type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 6। that means what? now all these antibiotic from type 1 to type 2 they cannot destroy this particular bacteria। so just think of it कि अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ तो ऑप्शंस हो गए ना हमारे पास। जैसे राम जी के पास क्या थे? रामबाण, है ना, रामबाण था।
उनके पास सभी अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, ब्रह्मांड, नारायण अस्त्र, पशुपता, सब थे, लेकिन उन्होंने, उनके पास सब थे उनकी मर्यादा से रिलेटेड, उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था। इन सब से रिलेटेड उनका राम बाण था। जब सीता जी धरती में चले जाती हैं तो है तो मानो ही वो, तो बोले थे कि अभी धरती को ही अगर मुझे सीता वापस नहीं करेंगे तो मैं राम बाण छोड़ूंगा, बहुत हो गया। तो राम बाण जैसे ही छोड़ने वाले थे सभी भगवान वापस आ गए। शंकर जी आ जाते हैं कि भैया आप तो विष्णु के अवतार हो, सीता मैया पहुंच चुकी है वैकुंठ लोक, मैं तो पृथ्वी का अंत था। तो रामबाण उसी प्रकार से यहाँ अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सुपर बग इन्फेक्शन, जो कि आपका डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है, वी हैव रामबाण। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक। Last resort antibiotic for the treatment of superbug infection. ओके, सो ये जो है दो कैटेगरी है, वन इज कॉल्ड कॉलिस्टिन एंड अदर इज योर सुपरबग, कार्बापेनम, सॉरी। These are the two last resort antibiotic, and this particular antibiotic is only used for the treatment of superbug infections which cannot be treated with the help of normal available antibiotics in the market. एफ्लक्स पंप, अभी वहां क्यों पहुंच गए? तो एफ्लक्स पंप तो ये है ना कि एफ्लक्स पंप इज द रीजन फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वन। कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसके अंदर एफ्लक्स पंप रहता है, लेकिन नॉर्मली वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, साइलेंट रहता है, बट बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब जब आप एंटीबायोटिक यूज कीजिएगा बैक्टीरिया के अंदर में, वो क्या करेगा, एफ्लक्स पंप से कैप्चर करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है ना? ओके, सो विल टेक वन ऑफ द केस स्टडी, मिसयूज ऑफ case study, misuse of colistin, misuse of colistin in poultry plus cattle industries. Okay, misuse, we have discussed what is colistin. कोलिस्टिन क्या है, इट्स ए लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक, एंड वो तभी यूज होगा व्हेन ऑल अदर एंटीबायोटिक्स आर नॉट क्या हो चुके, नॉट। ठीक है ना? वो जब सारे एंटीबायोटिक्स जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पा रहे, दे आर इनइफेक्टिव इन नेचर, देन ओनली वी हैव टू यूज कोलिस्टिन एंड कार्बापेनम। सो जैसे अगर हम सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन कौन सा यूज करते, देसी चिकन या फिर पोल्ट्री वाला? हाँ, जैसा पैसा है, मैक्सिमम लोग पोल्ट्री का ही खाते हैं, है ना? इज इट यस और नो? इजिली अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम है। ठीक है, अब देखिए पोल्ट्री फार्म में क्या होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पोल्ट्री हेन्स, सो उनका नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल डेवलपमेंट, इट विल बी टेकिंग 90 डेज। कितना? 90 days, so that what it will be fully grown, 1 kg 2 kg whatever it is. Ultimately you are purchasing those chicken from the market in terms of kg, जो जितना बड़ा होगा उतना उसको कॉस्ट मिलेगा। It will be taking how much? 90 days. तो आपको लगता है कि ये जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं they will wait for 90 days for the development? No. So ultimately यहाँ पे क्या है, they are using colistin as a growth promoter. They are using what? Colistin as a growth promoter. जो उनके जो फॉडर्स, जो उनके खाने जो होते हैं, उन खाने में कोलिस्टिन का पाउडर मिलाया जाता है, सो दैट ये चिकन जो है दे विल डेवलप इनटू 43 to 45 डेज, 43 to 45 डेज। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट देसी मुर्गी, है ना, देसी मुर्गी को आप एग्रीकल्चरल फील्ड में रख दीजिए और किसी की हिम्मत जो उसे पकड़ के दिखा दे। बेस्ट एक्सरसाइज होता है मॉर्निंग में एक मुर्गी छोड़ दो और आदमी को छोड़ दो, पकड़ के लेके आना है। लेकिन वही जो पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गी होता है वो गर्दन भी ऐसे रहेगा तो वो भी साउंड नहीं करता है ना?
ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज देयर फास्टर डेवलपमेंट। कितना? 43 डेज में डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या क्या यहां समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, colistin is used as a growth promoter, in पोल्ट्री फार्म। देखिए जो भी मुझे बात करते हुए पकड़ा गया ना, उससे मैं एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछूंगा, एनसीईआरटी का, एकदम बेसिक क्लास 5 और 6 का क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो बात आपस में वही करें जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, और नहीं तो मेरे साथ बैठ के स्ट्रांग करें। उससे आपका भी फायदा है, आपको भी नॉलेज मिल जाएगा, उससे मेरा फायदा है, क्लासेस में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है ना? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। चलो ठीक, ओके। तो यहाँ पे केस स्टडी को समझते हैं। सो कोलिस्टिन की जो हमने बात किया है, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए ग्रोथ प्रोमोटर, सो दैट व्हाट दोस हैंस दे विल गेट डेवलप विद इन 43 डेज। लेकिन इसका कंसिक्वेंसेस क्या है यहां समझते। फॉर एग्जाम्पल, कोलिस्टिन, यहां पे जो कोलिस्टिन यूज किया जा रहा है, व्हाट इज द मोटिव? द मोटिव इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, रेदर इट इज बीइंग यूज्ड एज ए ग्रोथ प्रोमोटर। इसका मतलब क्या है? काफी कम क्वांटिटी, काफी स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, if a small quantities they are being used, ultimately it's not going to destroy the bacteria, rather the bacteria will develop resistance. Okay, so इस particular hen की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके small intestine में, gut की बात करेंगे, यहाँ पे these are the bacteria। इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग? E. coli bacteria. Now this bacteria, it has received only what? A small quantity of colistin on a gradual basis, on a regular basis. It has received a small quantity of colistin. अब इसके कारण से क्या होगा? दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इट विल डेवलप रेजिस्टेंस। वी हैव डिस्कस्ड, अगर if enough doses is not being provided, ultimately the bacteria will develop resistance. Now this particular bacteria will become colistin resistance. क्या हो जाएगा? colistin resistance. So now this E. coli bacteria, it will become colistin resistant E. coli bacteria. ओके, जो यूट्यूब्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो यूट्यूब्स में बहुत सारे आपके हेल्थ प्रोमोटर्स हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आजकल? इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि किस एंगल से लोग इन्फ्लुएंसर देखते हैं। कुछ लोग तो हकीकत में काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अब कुछ लोग तो सोसाइटी को एकदम नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं, बट हम उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं। सो वहां पे क्या दिखाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, मास गेनिंग के लिए जो है कुछ हेल्थ प्रोमोटर्स व्हाट दे सजेस्ट टू टेक रॉ चिकन। कच्चा चिकन खाओ। कच्चा चिकन खाना चाहिए? खाएंगे तो क्या होगा? जस्ट मुझे सोच के बताइए, खाएंगे तो क्या होगा? वी हैव डिस्कस्ड कि कोलिस्टिन, नो डाउट, व्हेन यू टॉक अबाउट द कोलिस्टिन, इट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज ए ग्रोथ प्रोमोटर इन द पोल्ट्री फार्म। लेकिन इंडिया की एक खास बात है। क्या खास बात है? जो चीज बैंड है वही चलता है ना। सो अभी मान के चलिए कि अगर आप रॉ चिकन खा रहे हैं, तो रॉ चिकन खाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन आपके जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। रॉ चिकन खा रहे हैं, रॉ चिकन के अंदर में क्या है? कोलिस्टिन रेजिस्टेंस ई. कोली बैक्टीरिया। नाउ दिस कोलिस्टिन रेजिस्टेंस ई. कोली बैक्टीरिया वो आपके गट में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? good bacteria that is responsible for the development of vitamin K and that is also responsible for certain digestive activities. ठीक है, अब ये बैक्टीरिया तो गुड बैक्टीरिया, and this is what your colistin resistant bacteria. We have discussed horizontal gene transfer. So there is a strong possibility that from this antibiotic resistant gene it will get transferred to your own bacteria. So
तो दिस बैक्टीरिया विल बिकम नाउ कोलेस्ट्रीन रेजिस्टेंट। और ये बैक्टीरिया इफ इट कॉजेज इन्फेक्शन, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? डू यू थिंक इट कैन बी ट्रीटेड? अगर नॉर्मल इन्फेक्शन की बात करेंगे तो वी रिक्वायर एंटीबायोटिक। अगर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता तो देन दिस इज सुपर बग। कुछ एंटीबायोटिक काम नहीं करते तो फाइनली वी हैव टू टेक कोलेस्ट्रीन। अब ये बैक्टीरिया अगर कोलेस्ट्रीन रेजिस्टेंट हो चुका है, इफ इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कच्चा चिकन, रॉ चिकन कभी भी नहीं खाना चाहिए। इवन अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूं। देयर आर सर्टेन ब्रांड्स, कंपनीज है ना, वो कंपनीज क्या करती हैं, चिकन बेचती हैं, फ्राइड चिकन, समझ रहे हैं मैं किसका बात कर रहा हूं, फ्राइड चिकन, ठीक है। अब वहां पे जब फ्राइड चिकन की बात करेंगे तो जो लेग पीसेस होते हैं, लेग पीसेस के ऊपर में व्हाट दे आर यूजिंग बेसन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप जब उसे खा लेते हैं, खाने के बाद व्हेन यू हैव टेकन द अपर लेयर, जब उसके सेंटर में पहुंचते हैं तो चिकन जो है, चिकन फ्लेसेस इट विल अपीयर कंप्लीटली व्हाइट। जो लोग खाए हैं कंप्लीटली व्हाइट दिखता है, इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली कुक्ड। इफ इट इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली कुक्ड, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रीन रेजिस्टेंट हो सकता है। तो वो ना खाएं। सबसे मस्त है अगर मिलता है बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, व्हाटएवर इट इज, चावल को पकना है, चावल के साथ वो भी पक जाएगा एंड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होने के लिए 83 डिग्री सेल्सियस लगता है। कभी भी कच्चा चिकन वगैरह ना खाएं, ठीक है ना। जो देसी जो चिकन बनता है ना गांव में, वो कढ़ाई में, इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स व्हाटएवर इट इज, वो सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो आज के डेट में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक समय आ रहा है 40 इयर्स के बाद जब लोगों को कुछ भी हो रहा है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, ठीक है। तो रॉ चिकन नहीं खाना है। तो क्या इससे हम बच गए हैं? क्या इस प्रॉब्लम से बच चुके हैं? बचे नहीं अभी, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा इसकी, दिस इज द रीजन। ओके, नाउ जो पोल्ट्री फार्म्स की अगर हम बात करेंगे, नाउ दिस पर्टिकुलर हैंड इट विल रिलीज द फीकल मैटर्स। दिस इज व्हाट फीकल मैटर, जो एक्सक्रीटा जो होता है, दिस इज व्हाट फीकल मैटर। लास्ट है, क्लास में डिस्कशन होगा, आई विल बी आस्किंग द बेसिक साइंस क्वेश्चंस। आपका भी ज्ञान होगा और मेरा भी कुछ। तो आप मेरे क्लास में डिस्कशन से मुझे डिस्कस करना है, यू कैन डायरेक्टली इंटरव्यू मी जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, दोनों को अगर बनाते हैं बॉईल करते हैं, दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रीजन है। देखिए टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी बात है। अब डिपेंड करता है कि देसी मुर्गी जो होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी की बात करेंगे, शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। जो गांव में जो एकदम जो गांव के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, जो खेती करते हैं, आज तो ट्रैक्टर से खेती होती, पहले जो हल चलाते थे उनको आप रख लीजिए, और शहर के जो बॉडी बिल्डर है उनको रख लीजिए, कौन जीतेगा? ठीक है ना, उसका सारा जिम, उसका सारा प्रोटीन रखा का रखा रह जाएगा। ये हकीकत चीज है, सारा जो है चीजें रखी रह जाएगी। उसी प्रकार से देसी मुर्गी जो होता है उसकी एक्टिविटीज को देखिए। उसका एक्टिविटीज क्या है? देसी मुर्गी को आप पिंजरा में बंद करके रख सकते हैं, उसको खुला चाहिए, वो दौड़ेगा, रन करेगा, खुद दाना चुनेगा, हेल्दी चीज खाएगा। और ये पोल्ट्री फार्म, और उसका डेवलपमेंट के लिए कितना समय लगता है देसी मुर्गी के लिए? नॉट 90 डेज, इट्स 180 डेज, 6 मंथ्स लगता है। तो उसका मांस धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे इनको खाना क्या मिलता है? वही सेम खाना, पानी और कोलेस्ट्रॉल। जो फॉर्म में यूज करते हैं वो तो हम जैसे एज अ बिजनेस के लिए देसी भी यूज कर सकते हैं। होता भी है साइड इफेक्ट। अगर आप उसको कुक, देखिए जैसे अगर आप उसको प्रॉपर्ली कुक करके बना रहे हैं तो कोई सुनिए, खाइए, कच्चा नहीं खाना है। और जो मैंने बताया कि जो फ्राइड चिकन मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं खाना है, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया है। दूसरी बात एक और सोचिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वो कंप्लीट क्या होता है उसको, जो कंप्लीट मुर्गी जो होती है, कुछ लोग का डिमांड रहता है होटल में कि मुझे कंप्लीट मुर्गी को फ्राई करके दिया जाए, है ना। वैसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट देयर विल बी सर्टेन पोर्शन जहां पे टेम्परेचर नहीं पहुंचा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपका कोलेस्ट्रीन रेजिस्टेंस इकोली बैक्टीरिया हो।
इसलिए जो पहले के लोग जो करते थे, चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए, उसके बाद उसको पकाइए तो अच्छी तरीका से पकेगा। ठीक है, कच्चा कभी मत खाइएगा, और जहां आपको लगता है कि प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं हुआ है वहां पे ना खाएं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नाउ इस पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे। दीज आर योर पोल्ट्री फार्म। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे बहुत सारे हेन्स हैं। यहाँ पे फीकल मैटर एक्सक्रीटर डिस्चार्ज होता है। फीकल मैटर, फीकल मैटर, इस फीकल मैटर के अंदर क्या होंगे? कोलेस्टिन रेजिस्टेंस ई कोली बैक्टीरिया होंगे। यहां पे क्या होंगे? दीज आर योर colistin resistant E. coli bacteria. Now this fecal matter, it is being used as a biofertilizer. It is being used as a biofertilizer. ठीक है, it is used as a biofertilizer. फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो जिस प्रकार से हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेशन में देयर वी हैव डिस्कस कि प्रोटीन जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, एंड दोज अमीनो एसिड इट विल यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स ग्रोथ। ठीक है ना, एंड दोज अनयूज्ड अमीनो एसिड, जो अनयूज्ड रहता है, इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय लीवर, एंड लीवर विल कन्वर्ट दोज इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड, एंड फाइनली दोज यूरिया एंड यूरिक एसिड इट हैज टू बी रिलीज थ्रू द यूरिन। तो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन। और हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं खेत में एज ए फर्टिलाइजर, इसीलिए जो है इट इज बीइंग यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें आपका यूरिया होता है। ओके, ठीक है। It is used as a biofertilizer. So ultimately now this fecal matter, it is used in the agricultural field. This is what? Agricultural field. इस agricultural field में क्या होगा? This is your colistin resistant E. coli bacteria, है ना। अब यहाँ पे गांव में जो है that is using this biofertilizer, है ना, वहां पे लोग क्या शो करेंगे? ये गाजर है, गाजर को उखाड़ा, देसी गाजर साफ किया और लो बेटा खा लो। तो यहाँ पे क्या होगा? ई कोली बैक्टीरिया जो है उस गाजर के ऊपर रहेगा। इट इज नॉट बीइंग बॉइल्ड, सो अल्टीमेटली देयर इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल सफर फ्रॉम इन्फेक्शन। वो जो इन्फेक्शन होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसीलिए अगर आसपास में आपके आसपास में पोल्ट्री फार्म है तो वहां पे देख लीजिएगा, जो भी चीजें बॉइल करके खाइए। इसलिए आजकल के डेट में कल्चर हो चुका है, जो सब्जी भी खरीदा जाता है दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सब्जी को 2 मिनट बॉईल कर दिया जाता है। कच्चा खाने वाला सिस्टम चला गया। यहाँ तक कि सलाद भी जो है आजकल बॉईल करके खाया जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम हियर इट विल एंटर इनटू द पॉन्ड आल्सो। दिस इज व्हाट? पॉन्ड। ठीक है ना, इसलिए पानी भी जो है आपको पानी भी जो है बॉईल करके पीना चाहिए। तो हम बचे नहीं हैं अभी। ठीक है, क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड द केस स्टडी ऑफ मिसयूज ऑफ कोलेस्टिन इन द पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ पे एक चीज, अगर यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि कोलेस्टिन जो है इसका यूज कहाँ किया गया? इन एनिमल सेक्टर, बट एनिमल सेक्टर का इफेक्ट जो है दैट इज योर कोलेस्टिन रेजिस्टेंस ई कोली बैक्टीरिया, इट हैज एंटर्ड इनटू द एनवायरमेंटल सेक्टर, इट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीकल्चर एंड पॉन्ड, and from there it will enter into the human sector. यहां से क्या होगा? It will enter into human sector. समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोगों ने कोलेस्टिन का यूज किया था इन एनिमल सेक्टर, बट फ्रॉम देयर कोलेस्टिन रेजिस्टेंस ई कोली बैक्टीरिया इट हैज एंटर्ड इनटू द एनवायरमेंटल सेक्टर इन एग्रीकल्चरल फील्ड इन द पॉन्ड, एंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड पॉन्ड सिस्टम इट विल एंटर इनटू द ह्यूमन सेक्टर। ठीक है, अब यहां से आपको देख के लगता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो है डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अगर गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे अप्रोचेज जैसे रेड लाइन कैंपेन है, प्लेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक इन शेड्यूल H1 एंड शेड्यूल X, दीज आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेप्स लेते हैं ताकि जो है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक ह्यूमन सेक्टर में कंट्रोल कर सके, तो आपको लगता है कि हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट सिर्फ ऐसी इनिशिएटिव लेती है जिसके थ्रू मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन सेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड, ह्यूमन सेक्टर, तो आपको लगता है कि हम अफेक्टेड नहीं होंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से? डेफिनेटली होंगे। क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक का यूज कहां हो रहा है? आपका एनिमल सेक्टर में, और एनिमल सेक्टर में वो कहां एंटर कर रहे हैं?
एनवायरमेंट सेक्टर में, एनवायरमेंट सेक्टर से फिर कहाँ एंटर करेंगे, ह्यूमन सेक्टर में, ठीक है ना। और आपको पता होगा फिश इंडस्ट्रीज की भी बात करेंगे, एक्वाकल्चर की भी बात करेंगे, तो फिश की ग्रोथ के लिए भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया, नॉट कोलिस्टिन, उनके भी ग्रोथ के लिए जो एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। So now what is the solution? Solution to control antimicrobial resistance. Solution to control antimicrobial resistance. Now how we will control this antimicrobial resistance? For this we need an integrated approach. We need what? Integrated, collaborative and holistic approach that considers animal sector, human sector and environment sector together. These sectors are what? Interlinked. This sector are what? Interlinked. तभी हम इसे क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन द ह्यूमन सेक्टर, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन द एनिमल सेक्टर, misuse of antibiotic in the environment sector, it should be totally curtailed or it should be properly regulated, then only we will be able to control antimicrobial resistance. अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर ह्यूमन सेक्टर में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा तो इट इज नॉट फिजिबल, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉर टू कंट्रोल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज व्हाट, it is based on Manhattan principle. Based on Manhattan principle, okay, which states that human, animal, plant, environment sector are correlated and interlinked, ठीक है ना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी हैव टू यूज मैनहट्टन प्रिंसिपल। मैनहट्टन प्रिंसिपल कहता है कि एनिमल सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर, प्लांट सेक्टर एंड ह्यूमन सेक्टर, दे आर व्हाट, कोरिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड, and based on this we have an one health approach. Based on this what we have, one health approach. The solution is what, one health approach. One health approach. One health approach. One health approach का मतलब है कि अगर हमें कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए हमें तीनों सेक्टर का, एनवायरमेंट सेक्टर, ह्यूमन सेक्टर एंड एनिमल सेक्टर को, तीनों सेक्टर को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। So one health approach, healthy animal sector होना चाहिए, healthy animal sector, healthy human sector, healthy environment sector. They are what, correlated and interlinked. They are correlated and interlinked. This is called a one health approach. One health approach, ठीक है ना। One health approach is an integrated, one health approach is an integrated, one health approach is an integrated collaborative framework. One health approach is an integrated collaborative framework One health approach is an integrated collaborative framework that recognizes the deep interconnection. One health approach is an integrated collaborative framework that recognizes the deep interconnection between people,
animals that recognizes the deep interconnection between people, animals, plants and their ecosystem and environment ठीक है ना. The three core pillars, the three core pillars of the three core pillars of One Health approach is the three core pillars of One Health approach is what? Healthy animal sector, healthy environment sector and healthy human sector. जो तीन कोर पिलर्स है वो कोर पिलर्स क्या है? आपका एनवायरमेंट सेक्टर हेल्दी होनी चाहिए, ह्यूमन सेक्टर हेल्दी होने चाहिए और आपके एनिमल सेक्टर हेल्दी होने चाहिए. ओके, राइट इट डाउन. सिग्निफिकेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, सिग्निफिकेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच. तो सिग्निफिकेंस क्या होगा वन हेल्थ अप्रोच का? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वन हेल्थ अप्रोच. हमें पता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इट कैन नॉट बी कंट्रोल इफ द गवर्नमेंट ओनली इंटरवीन्स इन द ह्यूमन सेक्टर. we have to take animal environment and human sector together in an integrated way. जूनोटिक डिजीज जो होता है, जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं? जो एनिमल से आपका ह्यूमन में ट्रांसफर हो उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो राइट इट डाउन. दिस अप्रोच इज क्रिटिकल, सिग्निफिकेंस में दिस अप्रोच इज क्रिटिकल फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स, दिस अप्रोच इज क्रिटिकल फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स systematic human challenges. This approach is critical for tackling complex systematic health challenges that cannot be solved by one sector alone. One health approach, OHA short में लिखिए, one health approach can address the following health challenges. One health approach can address the following health challenges. पहला, जूनोटिक डिजीज. फर्स्ट, जूनोटिक डिजीज, ZOONOTIC, जूनोटिक डिजीज. With the help of One Health approach, OHA, with the help of OHA, spread of zoonotic disease from animal to human sector, can be curtailed. जूनोटिक डिजीज को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन हेल्थ अप्रोच. सेकेंड वन, the spread of antimicrobial resistance, the spread of antimicrobial resistance can be controlled with One Health approach. थर्ड लिखिए, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी. थर्ड, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी. now लिखिए, with the help of OHA, food and water can be prevented from contamination. ठीक है. Food and water can be prevented from contamination. Now, fourth anthropogenic factor is what? Cultural activities. Fourth one, we have discussed the third. 3 points हमने discuss किया था. Now, fourth one, write it down. Cultural activities. Cultural activities means what? Mass bathing in river. Mass bathing in, for example, Kumbh. Mass bathing in river. वहां पे क्या होगा? If somebody is being suffering from bacterial infection, उस bacterial infection में क्या है? Those bacteria, they have developed the resistance. So ultimately what? There is a strong possibility that with the help of horizontal gene transfer, it can be transmitted to the other person.
So cultural activities, write it on mass bathing in river. Mass bathing in river. Fifth one, hospital and bulk drug manufacturer. Fifth one, hospitals and bulk drug manufacturers. Okay, fifth one. So please leave this space. इतना स्पेस आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है ना, घर में नोट कर लीजिएगा, प्लीज आपको मिल जाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Hospitals and bulk drug manufacturers. Now ये बताइए, okay, try to understand the concept. For example, if we talk about hospitals, in hospitals पेशेंट को क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स. नाउ एंटीबायोटिक्स के दवा भी दिया जाता है, पिल भी दिए जाते हैं, समटाइम्स व्हाट, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दे आर आल्सो बीइंग सॉर्टेड. नाउ सपोज इफ आई एम बीइंग सफरिंग फ्रॉम सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो दे विल इंजेक्ट सम ऑफ द एंटीबायोटिक. लेकिन 100% इंजेक्शंस की बात करेंगे तो 100% ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इट वोंट बी इंजेक्टेड, सम ऑफ द ट्रेसेस इट विल बी देयर इनटू द इंजेक्शन, कुछ तो बचे रहेंगे. एक हॉस्पिटल में कितने एंटीबायोटिक दिए जाते हैं? कम से कम रोज 300-400 एंटीबायोटिक्स. हर में 2 to 3% ऑफ द एंटीबायोटिक इट विल बी देयर. और वो एंटीबायोटिक्स के जो सीसी जो होते हैं, इंजेक्शन जो होते हैं, वो क्या होंगे? इट विल बी डिस्कार्डेड. इट विल बी डिस्कार्डेड. वेयर इट विल बी डिस्कार्डेड? कहां पे फेंका जाता है? हॉस्पिटल के पीछे में जाके देखिएगा तो देयर इज अ ड्रेनेज सिस्टम, नाला होता है. उस नाले के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन, एंटीबायोटिक पिल्स, दे आर बीइंग डिस्कार्डेड. अब वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है? बैक्टीरियाज हैं ऑलरेडी, देयर इज अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है ना. नाउ दोस बैक्टीरिया ऑन ए रेगुलर बेसिस दे आर रिसीविंग डिफरेंट स्ट्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक. क्या होगा उस बैक्टीरिया? द बैक्टीरिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू सुपरबग, है ना. द बैक्टीरिया विल डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑल द एंटीबायोटिक. अब वो बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट करेगा, क्या होगा? ये काम करेगा, लेकिन हॉस्पिटल में लंबा समय तक रहना पड़ेगा. इसीलिए जो समझदार लोग जो होते हैं ना, वो कभी हॉस्पिटल के आसपास के लोकेलिटी में घर नहीं लेते हैं. दिस इज द रीजन, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? द सॉल्यूशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईटीपी प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. तो जो हॉस्पिटल के जो भी स्लज होते हैं, sludge means all the discarded materials, injections, medicines, whatever it is, different antibiotics, they should be properly treated. They should be properly treated. और जब properly treatment हो जाएगा, then only it should be discarded into the drainage system. Okay? लेकिन इंडिया है ना, महान देश, only 45% of the hospital they have this facility. कितने? 45. Rest 55% of the hospital, ये ऑन पेपर है, ये ऑन पेपर है. कुछ लोग तो, कुछ हॉस्पिटल्स जो ऐसे हैं जो ईटीपी प्लांट बना के रखे हैं, लेकिन वो कभी आज तक रन नहीं किया. साल में 1-2 दिन रनिंग करता है. कब? जब इन्वेस्टिगेशन वाले आते हैं, है ना. समझ में आ रहा है आप लोगों को हमारी देश की स्थिति? कैसे चल रहा है तो जो चला रहा है वही जानता होगा. यस, बताइए. इतना इंटरेस्टिंग कहानी चलती है, आपको ब्रेक चाहिए? अच्छा 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए, लेट मी कंप्लीट. सो अब क्या है, प्लीज हैव अ लुक. सो जो ईटीपी प्लांट जो है, एक्चुअली इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द हॉस्पिटल्स, लेकिन क्या मैंडेटरी नहीं किया गया है. एंड इसी कारण से 45% ऑफ द हॉस्पिटल दे हैव दिस फैसिलिटी. इसके कारण से क्या है,
जो भी ड्रेनेज सिस्टम जो है, उस ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, different sort of antibiotics, medicines, pills, whatever it is, it will be freely available for the bacteria, and those bacteria, they will become the superbug. Similar thing will happen in the case of pharmaceutical units. Manufacturing जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी जो होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल यूनिट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, हैदराबाद, हैदराबाद में, बिकॉज ऑफ इट जियोग्राफिकल लोकेशन। इफ यू स्टडी जियोग्राफी तो वहां पे आपको पता चलेगा देयर आर सर्टेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच हैदराबाद इज नॉन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इज व्हाट, इट्स डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू आइलैंड, बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी मच स्टेबल, वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, अर्थक्वेक नहीं होता, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना। पोर्ट्स आर अवेलेबल विशाखापट्टनम में, ताकि मेडिसिन इट कैन बी सप्लाइड, तो दीज आर द डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब वहां पे एक रिवर है, उस रिवर को कहते हैं मूसी रिवर, MUSI, ठीक है ना। अभी हाल ही फिलहाल में जो है उस रिवर के वाटर को सैंपल को कलेक्ट किया गया था। यू सरप्राइज टू नो कि वहां पे जो एंटीबायोटिक्स जो है, जो सेफर लिमिट होता है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक इन द मूसी रिवर इज 1000 टाइम्स हायर देन द सेफर लिमिट, 1000 टाइम्स। कितना? अब वहां का जो पानी पिएगा वो क्या होगा, किसी अगर दोस्त है, कोई आपका दोस्त है, आराम से उसको एक पानी लीजिए और उसको पिला दीजिए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चलते रहेगा। ठीक है। सो यहां ड्रॉ कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दीज आर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स है, दीज आर योर फार्मास्यूटिकल यूनिट्स। फार्मास्यूटिकल यूनिट्स, यहां पे क्या होता है, सपोज दिस इज योर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। तो जो हॉस्पिटल के जो डिस्चार्ज जो होते हैं, डिस्चार्ज, दिस पर्टिकुलर डिस्चार्ज इट विल हैव लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक, इट विल हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, different it will have different antibiotics, and because of this different antibiotics plus medicines, ultimately ये दो बैक्टीरिया जो है, this bacteria they will become superbug, they will become superbug। यहां से भी क्या होगा, pharmaceutical, these are the different antibiotic। now what is the solution? solution इसका है development of ETP plant, development of ETP plant। this is your ETP, effluent treatment plant। so this sludges, it should be treated over here, this should be treated over here, but what is the problem? only 45% of the hospital, only 45% of the hospital of the hospitals have this facility, have this facility, ठीक है ना। only 45%। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आप लोग, केस स्टडी, केस स्टडी, मूसी रिवर, हैदराबाद। presence of antibiotics is 1000 times greater than safer limit, safer limits। ठीक है। So what is the solution? The solution is the government should make
The establishment of ETP plants mandatory. Okay, we'll take the break for 10 minutes. Musi River, Hyderabad. What is the case study? Presence of antibiotic is 1,000 times greater than the safer limit. 1,000 times greater than the safer limit. We'll take the break for 10 minutes. ठीक है ना? इसका सेल चेंज करने देगी, बोलिए। हाँ, बोल दीजिए। ये बैटरी ब्लिंक कर रहा है। क्लास के 10 मिनट बाद बताता हूँ आपको, ठीक। बैटरी ये बताइए। ये बहुत सारे जो फिशेज जो होती है ना, वो फिशेज एंटीबायोटिक्स को खा लेती है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दैट इज नॉट बायोएक्यूमुलेशन। बायोएक्यूमुलेशन पढ़े हैं ना? बायोएक्यूमुलेशन मतलब होता है एंटीबायोटिक जो है इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द फैट ऑफ द फिश, लेकिन उसके अंदर रहेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि फिश को अच्छी तरीके से कट करके वॉश करके उसको भी प्रॉपर बॉईल करके खाना चाहिए, प्रॉपर फ्राई करके खाना चाहिए।